ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैडविक ने की थी 1932 में। और उसमें न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो कैडविक ने क्या किया था, बॉम्बार्डिंग की थी थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की। बेरिलियम तुम्हें पता है एक मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो सेकंड ग्रुप की मेटल होती है बेरिलियम। उस पे अल्फा पार्टिकल की क्या की थी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस की बम्बार्डिंग की थी उसके ऊपर, ठीक है। देन bomba sorry neutron was discovered by with alpha particle। ओके, तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन देखो यहाँ पे सिंपली। तो ये मेरे पास बेरिलियम है 4 9, ठीक है। 4 इसका एटॉमिक नंबर, 9 इसका मास नंबर। इस पे बेसिकली किसकी बम्बार्डिंग की, हीलियम की। जब हीलियम की इसने इसके साथ बम्बार्डिंग की तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो गया 612। क्या फॉर्म हुआ, कार्बन 612। और साथ में हमें क्या मिला, एक पार्टिकल मिला, दैट इज न्यूट्रॉन। साथ में मिला न्यूट्रॉन, जो कि बेसिकली न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। बट उसका मास था, जितना प्रोटॉन का मास होता है स्लाइटली उससे ज्यादा था। स्लाइटली मास उससे क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ से हमें बेसिकली न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। तो बस यही था, इसमें कुछ और खास है नहीं। मतलब बेसिकली उसने बॉम्बार्डिंग की थी तीन शीट ऑफ बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की, जिससे हमें बेसिकली ये कार्बन मिल गया और साथ में न्यूट्रॉन मिल गया। यहाँ पे ध्यान से तुम देखो, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, 4 न्यूट्रॉन है, सॉरी 4 प्रोटॉन है इसके पास, और इसके पास 2 प्रोटॉन है। इसके पास देखोगे ध्यान से तो क्या है, 4 प्रोटॉन्स, और साथ में न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई, 9 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और हीलियम के पास ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो देखोगे ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके तो ये 6, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो ये 6 मिल गया। बट कार्बन में 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे तो 7 न्यूट्रॉन्स थे, इसलिए 6 न्यूट्रॉन्स तो कार्बन बनाने में लग गए। और एक जो न्यूट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, वो बेसिकली न्यूट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया बेरिलियम की शीट पे, कार्बन फॉर्म हो गया, साथ में न्यूट्रॉन मिल गया एज अ पार्टिकल, ठीक है भाई। ये बस था इसमें। न्यूट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन, ये क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल having a mass slightly greater, having a mass slightly slightly greater than that of proton, ठीक है, ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। बस यही था इसमें, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है न्यूट्रॉन में, बस यही था। अब डिस्कवरी वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तुम्हें पता ही है, मास तीनों का पता है, चार्ज तीनों के ऊपर कितना होता है ये पता है, ये सब छोटी मोटी चीजें तुम्हें पता ही है, ठीक है। यस इसके सर। बारे में अब ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। देन अब हम चलेंगे एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। किस पे चलेंगे, एटॉमिक मॉडल्स। अब बेसिकली ये तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मे बी 9th या 10th में, कि अलग अलग जो थे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के मॉडल्स जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किए थे। किसी ने बोला ऐसा होता है स्ट्रक्चर, किसी ने बोला ऐसा होता है स्ट्रक्चर। और इसमें से एक या दो मॉडल तो आई थिंक तुमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं 9th या 10th में, मे बी 10th में होता है शायद। एक तो थॉमसन मॉडल तुम्हें अगर याद हो, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, यस यस सर। ठीक सर, है ना। 9th में था। तो यस सर, 9th में। 9th में होगा तो। और एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तुमने मे बी। यस यस सर, सर। नील बोर का भी पढ़ा सर। था। हाँ हाँ, कौन सा, नील बोहर का भी पढ़ा था। यस सर, नील यस बोर सर, का। सर यस सर। यस सर। तो हाँ शेल ठीक है, वाला। नील बोहर का भी,
हाँ, नील बोहर का जो था ना, नील बोहर को हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी 11th में। ठीक है, जो तुमने पढ़ा था ना वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं था। अभी इसमें हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं नील बोहर। बट थॉमसन मॉडल की बात करूं या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूं, रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं, तो उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, वो जितना तुमने 9th में पढ़ा है ना उतना ही मान लो इसमें भी है। ठीक है, तो ज्यादा मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह आता है। ठीक है, तो शॉर्ट में जस्ट जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो थॉमसन ने बेसिकली क्या बोला था, कि थॉमसन ने ये बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, और उसमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन्स की वजह से है, और कुछ नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, और उसने बोला कि बेसिकली इसने क्या बोला था, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन assumed that assumed that an atom is an atom is a uniform sphere of positive charge, uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed, in which the electrons are distributed। ये बोला था बस उसने। उसने बोला कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, इस तरह से एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। और ओवरऑल ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, जिस वजह से ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। तो ये इसने बहुत घटिया सा एक मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। जैसे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है, वाटरमेलन के सीड्स जैसे बीच में होते हैं, तो उसको एज ए सीड्स को तुम एज ए इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, बाकी पार्ट जो है वो एक तरीके का पॉजिटिव स्फीयर है। बस ये इतनी सी बात बोली थी इसने, और इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इसको बेसिकली दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे। ठीक है, एक इसमें ये पॉइंट लिख लो, दिस दिस मॉडल एज्यूम, माइक ऑफ करो जिसका ऑन है। दिस मॉडल एज्यूम दैट mass of the atom mass of the atom is evenly spread, is evenly spread on the entire atom, on the entire atom। देखो भाई क्या होता है इसमें, ये बेसिकली ये जो मॉडल था, इसने क्या एज्यूम किया था, इसमें क्या एज्यूम किया गया था कि पूरा मास है जो एटम का वो इवनली स्प्रेड है ऑन द एंटायर एटम। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में मास बहुत ज्यादा है, इस पार्ट में कम है, इसमें ज्यादा है। वो यूनिफॉर्मली इवनली स्प्रेड है ऑन द एंटायर एटम। ठीक है, एंटायर एटम पे जो मास है वो एकदम से क्या है, सेम है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना लिख लो, मैं तब तक अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी, तुम लिखो इतना। जिसका हो जाए हैंड रेस कर दो। ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, लेट्स मूव अहेड। ओके,
नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ये जो मॉडल था, ठीक है, ये जो मॉडल था इसमें देखो, दिस मॉडल could explain electrical neutral could explain electrical neutrality of the atom but failed to explain observation of Rutherford's experiment of Rutherford's experiment। ठीक है भाई, तो उसने बेसिकली क्या बोला था, तो मतलब ये मॉडल जो था ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर पाया था एटम की, बट रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आई थी उनको एक्सप्लेन ये वाला मॉडल नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मॉडल बेसिकली क्या हो गया था, फेल हो गया था। अभिषेक राघव के नाम से कौन है भाई, अभिषेक राघव के नाम से कौन है? 10th क्लास 10th थे अभिषेक, कौन हो तुम भाई? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ कौन है, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। सर उसने मैसेज करा है। क्या? किसने मैसेज किया है? सर अभिषेक राघव। अब 11th में हो अभिषेक? सर लीव कर गया। ठीक है चलो छोड़ो। सो ये जो मॉडल था बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर पाया था, बट जो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेसिकली क्या होने वाला है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो वो फर्स्ट मॉडल था, अब ये सेकेंड मॉडल है, दैट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, इसमें देखो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने एक यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा रे लिया, सोर्स ऑफ अल्फा रे बेसिकली जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, फिर यहाँ पे एक स्लिट लगा दी थी ताकि एक फाइन पार्टिकल्स निकले, यहाँ पे फाइन होके रे निकले, ये थोड़ा बहुत तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या थी, थिन शीट ऑफ थिन गोल्ड फॉयल, यहाँ पे क्या, थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी थी, एक यहाँ पे स्क्रीन प्लेस की गई थी, विच इज अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सर्कुलर, एक सेकेंड, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये किस लिए थी, देखने के लिए कि ये मूवमेंट कहाँ पे हो रही है बेसिकली इनके। ठीक है, तो इस मूवमेंट को जज करने के लिए थी कि ये डिफ्लेक्ट होके कहाँ गई है, रेस कहाँ जा रही है डिफ्लेक्ट होके, इस चीज को जज करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे बेसिकली हमें पता चल रहा था। अब यहाँ पे आई थिंक तुम्हें याद होगा, क्या क्या किसी को याद है क्या ऑब्जर्वेशन आई थी इसमें, एनीबडी? यस सर। क्या आई थी बताओ। सब कुछ रेस तो पास कर रही थी पर कुछ रह गई थी। कुछ पास करी थी, कुछ रिफ्लेक्ट। स्मॉल एंगल से। हाँ,
ऑलमोस्ट आता ही है तुम्हें। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम वाइज बताऊं, इस तरह से मान लो एटम का स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस है। तो ज्यादातर जो रेस थी वो आराम से पास हो रही थी यहाँ से, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा रेस बिल्कुल ही आराम से पास हो रही, और कुछ रेस जो थी वो कुछ, एक सेकेंड, कुछ रेस जो थी वो बेसिकली क्या हो रही थी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब इस तरह से टकराई यहाँ चली गई, कोई यहाँ पे टकराई यहाँ पे चली गई। तो स्मॉल एंगल से बेसिकली डिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ चली गई इस तरह से। ठीक है, और एक कोई रे थी, मतलब 1 लाख में कोई एक ऐसा केस होगा, 1 लाख में कोई एक ऐसी रे थी जो बिल्कुल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाती थी, यहीं से वापस यस आ सर। जाती, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, ये पूरा का पूरा था। तो इसमें क्या था, मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे लिखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने, ऑलमोस्ट 99%, 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, विदाउट 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 सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, बेसिकली उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं, फ्रॉम दीज ओरिजिनल पार्ट, फ्रॉम फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्ट। ठीक है, बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गई। ठीक है, सेकंड था जो, few of them were deflected, few of them were deflected through small angle, through small angle। कुछ जो रेस थी बेसिकली वो डिफ्लेक्ट हुई बहुत ही स्मॉल एंगल से, जैसे कि ये है। ठीक है, बहुत ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और जो मैंने बता दिया, ए वेरी फ्यू, कितनी फ्यू, 1 in 10⁵, मतलब 1 in 1 lakh was reflected through, was deflected was reflected through angle ranging from, angle ranging from 190 degree to 180 degree। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 1 लाख में कोई एक रे थी, ऐसी थी जो बेसिकली किस एंगल से डिफ्लेक्ट कर सकती थी, 90 टू 180 डिग्री के बीच। ठीक है, 90 टू 180 डिग्री, तो इतनी कम पॉसिबिलिटी थी, इतनी कम पॉसिबिलिटी। तो ये बेसिकली क्या थी, 3 ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, ये उसने ऑब्जर्व किया। अब ये ऑब्जर्व करके उसने कंक्लूजन क्या निकाला, बताओ भाई, क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से। सर के एटम के बीच में एक सॉलिड चीज है जिससे रेस डिफ्लेक्ट कर रही है। मोस्ट हाँ, ऑफ और द पार्ट बाकी ऑफ द जो एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो एटम का, वो बेसिकली एम्प्टी है। बीच में एक, और जो पूरा का पूरा मास है एटम का, वो वहां कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल बीच में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और जहां पे सेंटर पे जहां पे डिफ्लेक्ट हो रही है लाइन, वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और वो किसकी वजह से हो रही है, न्यू प्रोटॉन की वजह से हो रही है। तो ये सब थी इसमें जो भी था, वो एक बार लिख लेते हैं, या फिर मैं ये बोल ही देता हूँ। आई थिंक इतना वो लिखने का इसका मतलब नहीं है। ठीक है, लिखने में टाइम ही वेस्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि ये इतना काम का है नहीं, आता है नहीं इतना, इस पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम भी मत लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन वगैरह तो इससे नहीं आता, तो हम क्यों अपने नोट्स पढ़ते रहें, ठीक है, इसमें कोई फायदा नहीं है हमारा। ठीक है, तो मैं एक बार वन बाय वन सब पॉइंट्स बोल देता हूँ, ठीक है, तुम दिमाग में रख लेना उन पॉइंट्स को, थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, इतना लिख लिया सबने यहाँ तक? नो सर, बस थोड़ा रह रहा है। सर फ्यू के बाद क्या लिख रहा है सर ब्रैकेट में? फ्यू के बाद वन इन 10⁵, 1 in 10⁵। लिख लो सब लोग। हो गया, लिखिए सबने अब। यस सर। चलो, तब देखेंगे रदरफोर्ड्स बेसिकली रिजल्ट क्या निकले इसके, उसने क्या कंक्लूजन निकाला या रिजल्ट निकाला इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस। पहला जो था, लिखूंगा नहीं बस एक्सप्लेन करूंगा, वो ये था कि जो एटम है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जो एटम है बेसिकली किससे बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो बेसिकली क्या है? सेंटर पे है, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम and which carries almost the entire mass of the atom, which carries almost the entire mass of the atom. The positive charge on the nucleus is due to the proton. ठीक है, तो उसका कहने का मतलब क्या था कि बीच में बेसिकली यहाँ पे, एक सेकेंड, एटम के बीच में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है सेंटर पे, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, और जो ऑलमोस्ट इंटायर मास जो एटम का कंसंट्रेटेड है वो कहाँ पे है? बीच में। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहा था उसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो मास है, बट ऑलमोस्ट जो सब का सब पूरा मास है वो यहाँ पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये था, the electrons are distributed in the empty space of atom around the nucleus in different concentric circular path called orbits. उसने क्या बोला कि इसके अराउंड कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स बोला था, जिसका मतलब है कि सबका सेंटर सेम था, और ऐसे ये ऑर्बिट्स थे इसके अराउंड, जिन ऑर्बिट्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करता था? रिवॉल्व करता था। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे? रिवॉल्व करते थे। ठीक है, जस्ट लाइक इसने बोला था कि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये बात बोल दी थी इसने। थर्ड चीज इसने क्या बोली? इसने बोला जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उतना ही बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस में होते हैं। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकली एटम हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसने ये बोल दिया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ, या उसने ऐसा बोल दिया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और जितने इलेक्ट्रॉन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वल है। तो एटम बेसिकली इसने क्या बोल दिया था कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या है भाई? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। ये चीज हो गई थी, थर्ड पॉइंट इसने ये बोल दिया। फोर्थ पॉइंट ये था, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, ये पॉइंट लिख देता हूं, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
the volume of nucleus is negligibly small, स्पेलिंग सही है क्या, गलत लिखती हूँ नेग्लिजिबल के, negligibly small as compared to the volume of the atom, as compared to the volume of atom. तो बेसिकली तुम्हें लगा होगा ये चैप्टर तो कहीं ऐसा तो नहीं है थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, इसमें थ्योरी है और ये इनऑर्गेनिक, जैसे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं वैसे चैप्टर, इसमें तो थ्योरी थ्योरी ऐसे चलेगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक दो दिन की बात है सर कि न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकली भी हैं। न्यूमेरिकल होंगे। हाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारे भर भर के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो बस ये स्टार्टिंग के थोड़े एक दो हैं बस, एक दो दिन। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली वो क्या बोल रहा है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम तो ये पूरा हो गया, यहां से लेके ये वाला पूरा रेडियस, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एटम। बट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ये सिर्फ यहां से लेके ये रेडियस है, जो ये है, बट ये यहां से लेके यहाँ, एटम तो पूरा हो गया ना। तो ध्यान से तुम देख सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो तो नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। और मोस्ट ऑफ द लास्ट इसका पॉइंट क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम पे वो क्या है, एम्प्टी, खाली स्पेस है। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम पे है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी। ठीक है, ये बेसिकली इसके सब पॉइंट्स थे, ऑब्जर्वेशन थी, पॉइंट्स थे, जिससे इसने ये सब कंक्लूजन निकाला और इसके हिसाब से इसने बोल दिया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। और इसका जो मॉडल था, जो कि रदरफोर्ड ने ये मॉडल प्रेजेंट किया था, ये काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था एज कंपेयर टू थॉमसन वाले मॉडल से। थॉमसन वाला मॉडल तो काफी बेकार था, मतलब वो तो एकदम से ऐसे फेल हो गया था। बट इसका मॉडल जो था वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, बट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं भाई। ये क्लियर है यहाँ तक सबको, रदरफोर्ड मॉडल कोई दिक्कत? यस सर। क्लियर सर। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स पता है क्या इसको किसी के? सर वो क्वांटम थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा था। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। देखो काफी चीजें हैं जो भी हम नेक्स्ट मॉडल्स पे पढ़ेंगे, वो इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर की कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर एक मॉडल और आएगा हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो आएगा, उसको तो बिल्कुल ही उसकी जो बेसिकली उसके जो कंक्लूजन निकले थे, श्रोडिंजर ने जो निकाले थे, उनको तो ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट एक दो पॉइंट्स हम लिखेंगे, विच इज द फर्स्ट वन, इट couldn't explain it couldn't explain the line spectrum of the line spectrum of हाइड्रोजन एटम। तो अभी जब हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे ना, तो बोहर का मॉडल पढ़ने के बाद हम एक लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत डिटेल में तब पढ़ेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। बट बोहर का जो मॉडल था, बोहर बोहर को एक्चुअली नोबेल नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। अपने जो एटॉमिक मॉडल था इसका काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ था, बट बाद में इसका भी फेल हुआ था, उसके भी अपने रीजन थे। बट जो इसका मेन इसको सक्सेस मिली थी वो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए मिली थी। मतलब हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो गया था, और जिसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो वहां से एक ये वाला चीज है कि जहां से रदरफोर्ड मॉडल हमारा बिल्कुल फेल हो गया। सेकंड एक और पॉइंट है इसमें, जो ये था, दिस दिस वाज नॉट दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द classical theory of electromagnetism, classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, according to this theory, according to
this theory, every accelerated charged particle, every accelerated charged particles must emit radiation, must emit radiation in the form of electromagnetic wave, electromagnetic wave, and loses its total energy, and loses its total energy. देखो भाई क्या चीज था, एक मैक्सवेल की थियरी थी, क्लासिकल थियरी थी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जो मैक्सवेल ने प्रपोज की थी। उस थियरी के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि जो कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये यहाँ पे हाई वेलोसिटी से घूम रहा है विद एक्सेलरेशन, ठीक है, हाई वेलोसिटी से विद एक्सेलरेशन यहाँ पे घूमेगा। तो जब ये घूमेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन के साथ, तो ये रेडिएशन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसने मैक्सवेल ने बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो ये तो रेडिएशन एमिट करेगा। तो जब ये रेडिएशन एमिट करता रहेगा तो ये तो एनर्जी लूज करता जाएगा धीरे धीरे। तो जब ये उसने बोला कि अगर ये एनर्जी लूज करता गया तो इसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी। तो इसकी अगर एनर्जी कम हो गई तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी ओर विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव को विड्रॉ करेगा। तो अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, धीरे 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 ये बेसिकली न्यूक्लियस पे जाके ही टकरा जाएगा और हमारा एटम जो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरी तरह से। बट एक्चुअल में तो एटम ऐसा नहीं है, एटम तो बिल्कुल सही रहता है, एटम को तो ऐसे कोई खराबी नहीं आ रही। तो उसने बोला कि ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पे ये दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और धीरे धीरे वो बेसिकली न्यूक्लियस पे जाके ही बर्स्ट हो जाएगा। तो ये इसने एक और ड्रॉबैक उसका दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, तो इसको भी रदरफोर्ड बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस तरह से ये धीरे धीरे खामी, एक और इसकी कमियां तो काफी थी, मेन हम लिख रहे हैं जो कि काम की हैं। एक और कमी थी इसमें, देखो जो क्वेश्चन तुम्हें आएगा जहाँ जेईई मेंस में या नीट में, ये काफी बड़ा चैप्टर है। जो क्वेश्चन आएगा अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से ना के बराबर है चांसेस आने के। आ सकता है तो उसमें से आ सकता है जो हमने कल पढ़ा था E/M रेशियो, जो स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था उसके बेस पे आ सकता है मे बी। और आगे बहुत सारी चीजें आएंगी तो मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। बट आगे जो है आने वाले टॉपिक वो ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी तो ऐसे ही है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक थर्ड ये वाला पॉइंट था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नहीं लिखता, छोड़ो क्या ही लिखना, मतलब उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अराउंड द न्यूक्लियस। की देखो उसने बोला कि यहाँ ऑर्बिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे, कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कहाँ है या कहाँ नहीं है, किस ऑर्बिट में है, कैसे प्रेजेंट है, जो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस, उसको भी ये उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द एनर्जी। ठीक है, उनकी एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया, किस ऑर्बिट में उसकी कितनी एनर्जी होगी, किस ऑर्बिट में कैसे एनर्जी होगी, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस बारे में भी उसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये बेसिकली थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के, जिस वजह से इसका मोड भी फाइनली क्या हो गया, इसका मॉडल भी फाइनली क्या हो गया था, फेल हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट किसी को बोलो।
क्लियर है Anyone having any doubt until this? बोलो। सर, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। लिख लो, यहाँ तक लिख लिया या लिखना है अभी? लिख लो, नहीं लिखा है तो। सर एक बार से लास्ट वाला पॉइंट बताना सर। लास्ट वाला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है अराउंड द न्यूक्लियस, वो नहीं बता पाया था कि पहले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, और उनकी एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था कि किस ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो कितनी एनर्जी होगी। मतलब बेसिकली पॉइंट ये था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट देयर एनर्जी। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब हमारा ये सब कहानी खत्म। अब बातचीत करेंगे थोड़ी सी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में बातचीत करेंगे। तो न्यूक्लियस तुम्हें पता ही है, न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। इस बात को याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम which does not contain neutron in the nucleus, neutron in the nucleus। ठीक है। अच्छा, रेडियस जो आया न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो अप्रोक्सीमेटली फाइंड किया गया था 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम जो आया, दैट इज 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻9 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर के। 1 पिकोमीटर, एक होता है पिकोमीटर, दिस इज पीएम मींस पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर भी होता है, उसका मतलब होता है 10⁻6 मीटर। बस इतने बहुत है। और मिलीमीटर का तो तुम्हें पता ही है, 10⁻3 मीटर। इन सबकी काफी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए मैंने लिखा दी है। ठीक है, माइक्रोमीटर, बस इस तरह से। तो यहां से तुम देख सकते हो, जो रेडियस है एटम का, रेडियस ऑफ द एटम is 10⁵ times the radius of nucleus। साफ देख रहे हो ना? इसका 10⁻15 मीटर होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और एटम का 10⁻10 मीटर। तो जहां से तुम देख सकते हो कि इसका जो एटम का रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स ज्यादा है टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। and the volume of atom is 10⁻15 times the volume of nucleus, 15 times the volume of nucleus। देखो भाई, अगर रेडियस जो है वो 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, तो वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 4/3 πr³ के। एटम है तो स्फीयर ही ना, एक हिसाब से स्फीयर ही है ना एटम, या न्यूक्लियस स्फीयर की फॉर्म में है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 4/3 πr³। तो ऑब्वियसली अगर रेडियस जो है वो 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ पे तुम रेडियस की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा?
10^15 नहीं हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या आएगा, 10^15 टाइम्स ज्यादा आएगा ना। समझ रहे हो ना ये वाली बात? बताओ। यस सर। हाँ वेरी Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम जो आएगा एटम का वो 10^15 टाइम्स ज्यादा आएगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था। हम कैसे किया गया था कैसे नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जस्ट ये फॉर्मूला देख लेना है। वो फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है R=R0 A⁻1/3। यहाँ पे R0 की जो वैल्यू होती है, R0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें R0 की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में R0 की वैल्यू गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो तुम ये वाली वैल्यू कंसिडर कर लो। ठीक है, अगर R0 की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये वाली कंसिडर कर लेना। ठीक है, ज्यादातर वो गिवन होती है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू पे वेरी करती है R0 की वैल्यू जो होती है। तो इस तरह से हम, अब ये ए क्या है, ए है मास नंबर। ए क्या है तुम्हारा, मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A⁻1/3 के। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A⁻1/3 के। ठीक है भाई, समझ गए? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर करें, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सर आपकी वॉइस कट रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अभी भी क्लियर नहीं आ रही? अभी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? चलो स्टार्ट करते हैं। वो लिख लिया था जितना हमने लिखा था या नहीं? तो थोड़ा सा बचा था। थोड़ा सा तो बचा था ना? थोड़ा। मैं लिख देता हूँ फिर से जो बचा था। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। जस्ट एक सर जो आपने वैल्यूज लिखवाई थी ना वो रह गई थी। क्या लिखाई थी? सर जो आपने अच्छा वैल्यूज ये लिखवाई थी ना 10⁻⁹ में। हाँ हाँ सर वो रह गई। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 A⁻1/3। फिर R0 की वैल्यू लिखाई थी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 टू 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ए जो है दैट इज मास नंबर। और फिर हमने क्या बोला था कि जो आर न्यूक्लियस है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A⁻1/3 के। फिर एक क्वेश्चन लिखा रहा था मैं, दैट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस ऑफ कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। Calculate radius of nucleus of oxygen atom when radius of nucleus of hydrogen atom is r। उसने क्या बोला कि जो रेडियस है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का, जो रेडियस है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का वो r हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो, जो रेडियस ऑफ, करोगे खुद से, करो, सिंपल है। मतलब हमें आर के टर्म्स में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, Yes, sir. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है ऑफ ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, हमें आर की टर्म्स में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना। करो करो जल्दी फर्स्ट। कितना? 2R। 2R आएगा क्या? एक मिनट देखो, हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, जो न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन है उसको डिवाइड कर देंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो होगा क्या, देखो ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो कट जाएगा, आर नोट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आर नोट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, ऊपर आएगा मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नीचे आएगा मास नंबर ऑफ, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू कट जाएगी, ऊपर मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नीचे मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैंने डिवाइड किया है बेसिकली दोनों को ना, पहले मैंने रेडियस ऑफ ऑक्सीजन लिखा होगा, वो आया होगा रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ए नोट, सॉरी ए ऑफ ऑक्सीजन इंटू आर नोट, उसकी पावर 1/3, मतलब ए की पावर 1/3 इंटू आर नोट। ऐसे मैंने हाइड्रोजन का लिखा होगा, फिर ए, वहां पे आर नोट कैंसिल आउट हो गया, और इसकी टोटल की पावर में ऐसे 1/3 लिख सकता हूँ, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब मेरे को पता है ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 16 की पावर 1/3 आ गया अपॉन आर ओ अपॉन आर हाइड्रोजन, और आर हाइड्रोजन गिवन है हमें कितना, आर, तो ये कितना आ जाएगा 16 की पावर 1/3 इंटू आर, बस यही आंसर आ जाएगा। 2 नहीं आएगा बिकॉज 2 वो 8 का होता है ना क्यूब रूट, 2 तो 16 का क्यूब रूट तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट निकालने की जरूरत नहीं। समझ गए बात को? क्लियर है सबको ये न्यूमेरिकल? किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, यस सर। अच्छा अभी इसमें छोटी छोटी हमें टर्म्स पढ़नी है, बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है। फर्स्ट टर्म उसमें ये है एटॉमिक नंबर, जो कि तुम्हें पता है, मैं नहीं बताऊंगा एटॉमिक नंबर क्या है, इसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, पता है ना सबको एटॉमिक नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट Yes, इन द sir. न्यूक्लियस, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो एटम में, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन में नहीं बोल सकते तुम। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, अगर मान लो कोई आयन है, इसका कोई एटॉमिक नंबर पूछ ले तुमसे, तो इसका एटॉमिक नंबर ये नहीं है कि 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इलेक्ट्रॉन से कभी भी डिफाइन नहीं करते, हम हमेशा प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को, कि जितने प्रोटॉन से, प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अभी भी एटॉमिक नंबर इसका 11 ही है। ठीक है, बट न्यूट्रल, इन केस ऑफ ए न्यूट्रल एटम, हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू, या फिर प्रोटॉन्स के इक्वल भी बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन के इक्वल भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी बोल सकते हैं, बट आयंस के केस में हम इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं बोल सकते। तो अल्टीमेटली तुम सिर्फ एक ही याद रखो, किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बस इसमें कुछ और खास है नहीं, इसलिए ना एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है, प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है इसको, एटॉमिक नंबर को कई बार प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी मास नंबर। वो सिंपल सा लेक्चर है ये, थोड़ा बोरिंग टाइप, बिकॉज सिंपल सिंपल चीजें हमें डिस्कस करनी है। मास नंबर तुम्हें पता है ये क्या है, मास नंबर बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो सिंपली क्या है, मास नंबर है। ठीक है, तो मास नंबर जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो नियरली इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, नियरली इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। नियरली इक्वल क्यों, क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, या थोड़ा सा कुछ और भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन वगैरह भी होते हैं, ये भी होता है। ठीक है,
तो नियरली इक्वली होता है, जितना एटॉमिक मास होता है, जितना एक एटम का मास होता है उतना ही मास नंबर होता है। थोड़ा बहुत 19 का फर्क होता है बिकॉज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। बट हम इसी को ही मान के चलते हैं कि यही हमारा क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, मास नंबर एक पॉइंट यहाँ पे लिख यस सकते हो, सर। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, इज ऑलवेज अ होल नंबर, बट एटॉमिक whereas atomic mass is usually not a whole number। तो भाई जो मास नंबर होता है हमारा, वो तो हमेशा होल नंबर पे होता है। मास नंबर हमेशा क्या था, होल नंबर पे होता है। बट अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की, तो वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर पे हो। वो मतलब होल नंबर पे नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एटम का मास तो सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें। ठीक है, तो वो यूजुअली होल नंबर में नहीं होता, बट मास नंबर जो होता है वो हमारा होल नंबर पे होता है। ठीक है। अच्छा, सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे किसी भी एलिमेंट का? ऐसे एक्स, ये कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे जेड लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए क्या होता है, हमारा मास नंबर, इसको ए के साथ डिनोट करते हैं। ए क्या होता है, हमारा मास नंबर, और जेड क्या होता है, हमारा एटॉमिक। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। ये एक्स थोड़ा ज्यादा ही गंदा लिखा गया, फिर से लिख देता हूँ। इस तरह से डिनोट किया जाता है किसी भी एलिमेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को डाउट यहाँ Yes, sir, तक clear. कोई? Yes, sir. ओके, ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ तक हो जाए तो हैंड रेस कर देना। सर अगली बैकलॉग क्लास का होगा। अभी नेक्स्ट बैकअप क्लास तुम्हारी सैटरडे होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस दिन मैं रखने की सोच रहा हूँ उस दिन ही पंकज सर रखने की सोच रहे हैं मैथ्स के, वो थोड़ा सा क्लैश हो रहा है उसमें। बट मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी मीटिंग है एक शाम को, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि कैसे करना है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगी, और फिर एक संडे को भी होगी। ठीक है, एक संडे को भी होगी। सर ने क्लास कल की रखी है, हाँ मैथ्स बोलो, की बैकलॉग। कल की रखी है? ठीक है, फिर तो यस कल सर। क्या है, कल फ्राइडे है ना, तो हम तो फिर हम सैटरडे रखेंगे। ठीक है, ओके सर। सैटरडे फिर तुम अभी से फिक्स मान लो। हमारी सैटरडे वैसे भी क्लास होती है ना 2:30 बजे। यस सर। हाँ, तो 2:30 बजे होती है, तो वो खत्म हो जाती है 4 बजे, तो 4:15 पे नेक्स्ट हमारी वो होगी, बैकअप। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार मैं कंफर्म करके ग्रुप में डलवा दूंगा आज। ओके, Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो फिर एक संडे को भी रख देंगे। पंक- संडे को वही तो 10:30 बजे रखेंगे। पंकज सर ने तो पंकज सर फ्राइडे क्या? और संडे, पंकज सर ने सर फ्राइडे और संडे ही चाहिए। हाँ, फ्राइडे है ना पंकज सर का, तो हम सैटरडे में, मैं सैटरडे रख रहा हूँ, सैटरडे और संडे। यस सर। ठीक है, चलो, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। वेरी नेक्स्ट, आइसोटॉप्स, इसके बारे में भी तुम्हें पता ही होगा। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, पता ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है, दो होते हैं, ये हो गया ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाता है, इसको प्रोटियम बोलते हैं। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है इसको प्रोटियम बोल देते हैं। फिर ये हो जाता है ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम हो जाता है। ये बेसिकली किसके आइसोटोप लिखे हैं मैंने? हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यहाँ पे देख सकते हो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। ठीक है, सर आपकी आवाज कहने का धीमी मतलब आ ये रही है है। कि उस, ओहो, एक सेकंड यार, क्यों दिक्कत हो रही है? आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड भी टाइम देना मुझको। एक्चुअली क्या है ना, वो लाइट नहीं है तो इस वजह से वाईफाई बंद है, तो वो मैं दूसरे से काम चला सर रहा हूँ आपकी आवाज डोंगल बहुत से। कट आपकी रही है वॉइस नहीं सर। आ वो रही। जो, एक सेकंड, बहुत कट रही है आपकी आवाज। यस सर। ठीक है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे, आइसोटॉप हो गया था हमारा। आइसोटॉप क्लियर है सबको? आइसोबार, आइसोबार के बारे में सुना है? Yes, sir. तो atomic number, आइसोबार क्या different है? atomic number. हाँ भाई, एटम ऑफ, This is the atomic number same mass. different हो. या एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो, सेम हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, बट आइसोबार क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, जैसे कि ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आर्गन 1840 और कैल्शियम 24। ठीक है, तुम देखोगे इसमें तो देख सकते हो आराम से, मास नंबर दोनों का सेम है और एटॉमिक नंबर दोनों को क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है आइसोबार। ठीक है, एक और होता है आइसोटोन। आइसोटोन ये क्या होता है भाई, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which contain same number of neutron, which contain same number of neutron। तो बेसिकली जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास हो मान लो सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1224। इसमें तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे अगर, तो कितने आएंगे, 23 माइनस 11 कितने आ जाएंगे भाई, 12। और इसमें भी अगर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे मैग्नीशियम वाले में, वो कितने आएंगे, 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो वो एलिमेंट्स जिनमें बेसिकली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मेरे पास है कार्बन 614, या फिर है मेरे पास नाइट्रोजन 715, या फिर मेरे पास है O816। इन तीनों एलिमेंट को देख लो, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इसमें 8, इसमें 15 माइनस 7 करोगे 8, इसमें 16 माइनस 8 करोगे 8, तो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो बेसिकली ये तीनों आपस में क्या है, आइसोटोन। ये तीनों आपस में क्या है भाई, आइसोटोन। क्लियर, आइसोटोन। एक और है दैट Yes, इज, sir. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आता है कई बारी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब देखो नाम से क्लियर है, आइसो मीन होता है सेम, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, आइसो बार, आइसोटोन, आइसो मीन होता है सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्पीशीज, द स्पीशीज containing same number of, containing same number of electrons
ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे कि O2 माइनस है, F माइनस है, नियोन है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है। तुम देख सकते हो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, और देख लो, ये मान लो एग्जांपल नंबर 1। सेकंड देखो, Cn माइनस है, N2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनमें भी अगर तुम देखोगे तो सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हो ना, देखो Cn नेगेटिव कार्बन में कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, और एक ये माइनस चार्ज, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे दो नाइट्रोजन, दोनों में 7 7, तो 14 हो गए। और कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो बेसिकली इनको हम क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो गया Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक को? यहाँ तक क्लियर सबको, कोई Yes, डाउट sir. किसी को? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नहीं लिया? Yes, sir. किसी ने नहीं लिखा तो मेरे को बोल सकता है, मैं टाइम दे दूंगा उसको लिखने। तो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। सब में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। किस किस में वो देख लो। Br3580, Cl-17, 35, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 12, 24, सिंपल। ये एक और लिख लो कोई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पता है ये तुम्हें, 20, 40। ये क्वेश्चन तो देखो सब कर ही लोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species are equal to 18, 16, 16 respectively. Assign the proper symbol of species. Assign the proper symbol of species. क्वेश्चन समझे? सिंबल बनाना है, ये एक्स ए जेड, इस टाइप का सिंबल बनाना है इसका। ठीक है, ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पर ये पूरा सिंबल बनाना है इसका। ये तो आई थिंक कर ही लिया होगा सबने, इसमें तो क्या है, बच्चों वाली चीज है। यस सर। मैं लिख देता हूँ सबके आंसर। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ब्रोमीन में वही, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ब्रोमीन में ऑब्वियसली 35 ही प्रोटॉन्स, 35 ही इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स 80 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। डी 17 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक ज्यादा मतलब 18, और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे भाई,
और माइनस करोगे तो 18 18 मैग्नीशियम सिंपल, प्रोटॉन्स 12, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन 2 कम है तो 10, और ये तो 12 ही। और डी सिंपल 20, इलेक्ट्रॉन्स 2 कम है मींस 18 है, 18 और ये 20। 20 सिंपल है। यस किसी को इन सर। चार, एनीबडी जो किसी को इस चारों में डाउट हो, किसी को भी? नो सर। सिंपल है, बिल्कुल बढ़िया। चलो, ये मत सोचना कि ऐसा ही ये चैप्टर चलता रहेगा इतना सिंपल सिंपल। ठीक है, अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आगे आगे मजा आएगा। चलो बढ़िया है। हाँ करो ये वाला क्वेश्चन, बताओ आंसर इसका। सर सल्फर 2 माइनस। Sulfur 2 minus. यस सल्फर सर। 2 माइनस। वेरी गुड, सल्फर 2 माइनस। सल्फर 2 माइनस। और यहाँ नीचे कितना लिखूं? 16. 16. ऊपर 32. वेरी गुड। सबका हो गया ना? ये सिंपल था, कोई दिक्कत Yes. नहीं थी ज्यादा। Yes. यस सर। यस सर। कोई चाहता मैं एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? एनीबडी हु वांट्स कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं उसकी? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं बेझिझक, ऐसे किसी ने वो अगर किसी को नहीं कंफ्यूजन हो जरा से भी तो वो बोल सकता है। ऐसा नहीं कि सबको आ गया, मान लो 18 बच्चे हैं, 17 को आ गया, एक को नहीं आया तो वो चुपचाप बैठा है, ऐसा मत करना। ठीक है, वो कंफ्यूजन फिर तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी पूरा दिन। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। करो ये, और इसके साथ एक और कर लो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस। बस इतना बहुत है, और आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी एक नेक्स्ट टॉपिक है, फिर वो थोड़ा टॉपिक लेंदी है तो उस पर टाइम लग जाएगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक रहने देंगे। एक बार मैं इसका होमवर्क कर, तुम ये क्वेश्चन करो, मैं होमवर्क देख लूं कहाँ तक दे सकता हूँ तुम्हें। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट सबके पास एडवांस की शीट होगी? यस सर। मेंस की शीट होगी? Some means मेंस के कितने बच्चों के पास है? हैंड रेज करना जिसके पास मेंस की फिजिकल शीट है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। मुक्ता, ओनली मुक्ता, हिमांशु, ठीक है। दिया के पास है, जिनके पास है वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ मेंस के लिए ऑप्ट किया हुआ है या वो एडवांस के लिए भी ऑप्टेड है और उनको दोनों मिली है? means के लिए किया Only means. अच्छा, सब मेंस वाले हैं जिनको मेंस की शीट मिली, और एडवांस वालों को सिर्फ एडवांस की मिली, मेंस की नहीं मिली? ओके। नो सर। yes sir सिर्फ advance अच्छा, क्या करें फिर, कैसे मैनेज करें? एडवांस वाले एडवांस को होमवर्क करोगे तो फिर यार डिस्कशन में बहुत दिक्कत आएगी। सर ग्रुप पर से अपलोड कर या देना फिर पीडीएफ किसी से। हाँ, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, बट मैं ये सोच रहा था कि तुम पीडीएफ से कितनी देर तक करोगे? मतलब पीडीएफ तो है, मिल जाएगी वो तुम्हें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस ठीक है, वालों की चलो है ना, देखते हैं। main या फिर plus तुम advance। हाँ, मेंस प्लस एडवांस तो लिखा हुआ है उसमें, बट वो शीट जो है वो स्पेसिफिकली मेन एडवांस के लिए ही होती है। हाँ, वो ऐसी बनाई होती है कि मेंस के लिए भी हेल्प होती है। उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी ना, शीट को करने में तुम्हें कर तो लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बट बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसमें टफ क्वेश्चंस भी होते हैं बीच में काफी, तो क्योंकि वो एडवांस के लिए भी होती है, उसमें एडवांस वाले क्वेश्चन भी होते हैं बीच में, मेंस वाले भी होते हैं, एडवांस वाले भी होते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रेटेजी मैं ये फॉलो करना चाहता था कि पहले सब मेंस की ही करो, मेंस वाले तो मेंस की ही करनी है, नीट वाले भी मेंस की कर सकते हैं, या नीट की अलग से भी होती है वो भी कर सकते हैं। नीट वालों को तो अलग मिली होगी ना आई थिंक थोड़ी। तो अ, जो जो एडवांस वाले हैं, नीट वाले को मिली ही नहीं अभी मटेरियल। अच्छा मिला है बट उसमें सिर्फ नीट प्योर आईयूपीएस वाली नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, मैं एक बार पूछता हूँ कैसे करना है, क्योंकि पीडीएफ तो है, या फिर तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो, एक्सरसाइज वाला पोर्शन तो छोटा ही होता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो जितना एक्सरसाइज वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अगर मतलब पीडीएफ से दिक्कत आए पढ़ने में, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सब मेन एडवांस वाले भी जो बच्चे हैं वो मेंस की शीट ही सॉल्व करें पहले, बाद में जब हमें अच्छे से हमारा पकड़ बन जाएगी, बिकॉज वी आर इन 11th, तो हमारे पास अच्छा टाइम है, टाइम स्लॉट अच्छा है, तो जब हमारी इसमें पकड़ आ जाएगी तो फिर मैं तुम्हें एडवांस वालों को अलग से होमवर्क दूंगा एडवांस की शीट से। ठीक है, स्पेसिफिकली वो एक्सरसाइज 2 होगी और जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो जेई एडवांस का पार्ट 2 होता है ना, वो जेई एडवांस वाले क्वेश्चन पूरे, जेई एडवांस के तो मेंस की शीट में भी होते हैं, आधे होते हैं आधे नहीं होते, जो ज्यादा टफ होते हैं वो नहीं होते, वो एडवांस की शीट में होते हैं। और एक्सरसाइज 2 इज द मेन थिंग। एक्सरसाइज 1 है ना जो एडवांस की शीट की, एडवांस की शीट की एक्सरसाइज 1 और मेंस की शीट की एक्सरसाइज 1 में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो मेंस के लेवल की होती है। बट एक्सरसाइज 2 जो होती है वो टफ होती है थोड़ी सी, एक्सरसाइज एडवांस वाली, तो वो हम बाद में अलग से करेंगे और उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो होमवर्क अभी देखें तो तुम क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 वही स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका सेक्शन ए ही कर पाओगे आई थिंक सिर्फ तुम, हाँ सिर्फ सेक्शन ए ही कर पाओगे, सेक्शन ए कर लेना सिर्फ, काफी क्वेश्चन है इसमें, 18-19 क्वेश्चन है, वो सेक्शन ए कर लेना। अच्छा इसमें बोलो, हो गया कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 70 ग्राम। सर फर्स्ट वाले का 35 है ने। ठीक है, आंसर एक मिनट निकाल लेता हूँ। देखो इसमें प्रोटॉन्स निकालने थे N2 में, पहले तो इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया 70.28, कितने आ गए 2.5 2.5 मोल। 2.5 मोल्स आ गए। और एक N2 के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स, एक नाइट्रोजन में होते हैं 7, तो कितने होते हैं 14 होते हैं ना। तो एक N2 के मॉलिक्यूल में 14 प्रोटॉन्स हैं, इसके मोल्स टोटल पता है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, 2.5 इंटू Na करके। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे 2.5 इंटू Na करके, तो फिर सिंपली 2.5 इंटू Na इंटू 14, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोल्स आ गए, यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ गए N2 के इतने इंटू Na करके, और एक N2 के मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन्स है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। और सेम इसके लिए भी सिंपल, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, बट 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए 32, बस 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है बिकॉज 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो एक मॉलिक्यूल में देखूं अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO4 माइनस, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16 प्लस 34, कितने हो गए 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, सॉरी 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझे बात को, आयन बोल दो। यस सर। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या करना पड़ेगा 50 इंटू Na, क्योंकि एक में 50 है, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na है ना, क्योंकि एक मोल है ना, 1 मोल इक्वल्स टू Na नंबर ऑफ SO4 माइनस आयंस। क्लियर? यस सर। बताओ भाई, क्लियर है दोनों न्यूमेरिकल्स, किसी को डाउट? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल पता है तुम्हें 1 मोल यस सर, क्लियर है। मॉलिक्यूल Na आयंस है। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ठीक सर है आपकी चलो आवाज चली गई। फिर भी, सर आपकी आवाज से फिर चली गई। चलो ठीक है, अभी लेक्चर हम बंद करने वाले हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक बाय।
नेक्स्ट लेक्चर